नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लाने वाले हैं समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी की क्लास 12 की सेकंड बुक भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। हम उस बुक का चैप्टर 3 भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। दोस्तों आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ पता हो या ना पता हो, अगर कुछ डिटेल में जानना हो तो हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट के साथ बन जाइए। अगर आपने हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे होगा जब भी अपने कोई फीचर अपलोड करेंगे आपके पढ़ाई, आपके नॉलेज या फिर रिलेटेड, जिससे आपके ज्ञान अच्छा हो सके, आपके 12th में अच्छे नंबर आ सके। इस कारण हमारा वीडियो होता है कि आपके 12th में अच्छे नंबर आ सके, आपके नॉलेज बन जाए। तो अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों द लर्निंग पॉइंट आपके लिए होम ट्यूशन ला रहा है। लर्निंग पॉइंट आपके लिए होम ट्यूशन ला रहा है। जिन बच्चों की स्ट्रीम आर्ट्स है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 7011676070। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांटेक्ट काफ़ी बच्चे करते हैं, इस वजह से मैं कॉल उनकी उठा नहीं पाता। तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करके ये लिख सकते हैं कि यस आई एम कमिंग, यस आई एम कम लिख के आप हमारे ट्यूशन के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप ट्यूशन अफोर्डेबल नहीं करा सकते दोस्तों, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस नंबर पर कॉल करके आपके जो डाउट्स हैं, जो 12th में जो ऑल सब्जेक्ट में डाउट हो जा रहे हैं, लेकिन हम वीडियो में आप बना दे रहे हैं कि आपके डाउट्स खत्म हो जाए, लेकिन आपको फिर भी डाउट हो रहे हैं तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करिए। दोस्तों आपको 12th में आगे क्या करना है, 12th में जो से चैप्टर में डाउट आ रहा है, किस टॉपिक में डाउट आ रहा है, तो उसके बारे में आपको वीडियो भेज देंगे और वीडियो भी भेजेंगे और समझा के भेजेंगे। तो दोस्तों मैं आपको सब्जेक्ट दिखा देता हूँ, स्ट्रीम आर्ट्स के हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो द लर्निंग पॉइंट आपको प्रोवाइड कराती है। जैसे कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी। दोस्तों ये 5 सब्जेक्ट हैं और एक फ्री सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है। फ्री सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों अगर आप हमसे 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको एक फ्री सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन दिया जाएगा। आप इन चैप्टर के आपको बाकायदे नोट्स दिए जाएंगे, जो जो उनसे जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर समझाया जाएगा, वीडियो के जरिए भी समझाया जाएगा और नोट्स के जरिए समझाया जाएगा, जिसके आपको पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर का क्लियर हो जाए। और एक फ्री सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन भी है, हम इसको भी देते रहेंगे। हम इसको वीक वाइज पढ़ाएंगे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे हम इसको पढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका सारा कवर हो जाए और आपके क्लास में अच्छे नंबर आ जाए। तो स्वागत है दोस्तों आपका द लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारे टॉपिक आता है भारतीय लोकतंत्र की कहानी में कि लोकतंत्र क्या होता है। क्या आपको पता है लोकतंत्र क्या होता है? हाँ, आपको जरूर पता होगा कि हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि लोकतंत्र होता क्या है। तो जानती है लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों, लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, मतलब लोगों का शासन। लोकतंत्र में जनता अपनी प्रतिनिधि को चुनती है तथा ये प्रतिनिधि देश का शासन करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जब हमारे देश में इलेक्शन होते हैं तो आप किसी पार्टी को वोट देते हैं, जब आप बीजेपी को अगर वोट देते हैं तो आप क्या अपना एक मेंबरशिप चुनते हैं कि ये देश को शासन चलाएगा, ये हमारे लिए अच्छा काम करेगा। तो मतलब क्या आप अपना खुद एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं, आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा कि आप अपना कोई प्रतिनिधि चुनते हैं। आपको एकदम स्वतंत्र अपने खुले माइंड से आप अपना सोचते हैं कि हम अपना ये प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसके कारण हमारा हमारा देश का शासन करेगा और हमको एकदम अच्छा जीवन शैली देगा। तो इसी को दोस्तों लोकतंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया था, लेकिन इसकी असली डिफाइन होती है कि लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं। जैसे आज इंडिया है तो यहाँ पर लोग रहते हैं, और लोकतंत्र में जनता, और जो इंडिया की लोग हैं वो अपना कोई प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि मतलब अपना कोई मेंबर चुनती है जो कि देश का शासन चले, जो कि देश को चला सके अच्छी तरह से, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। जैसे आज यहाँ पर वोट सिस्टम है दोस्तों, भारत में वोट डालने का, मत देने का अधिकार सबको है। तो मतलब क्या है, भारत में लोकतंत्र तभी तो ये सब है ना, वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, तो ये सब किसके द्वारा है? ये सब लोकतंत्र के द्वारा है। तभी तो आप अपना कोई प्रतिनिधि चुनते हो, नहीं तो आज आपको कोई प्रतिनिधि, तो आप क्या करोगे? आप आज़ाद रहोगे, खुला रहोगे, आप किसी का भी कत्ल कर सकते हो। लेकिन क्या, लोकतंत्र होने के कारण आप अपना प्रतिनिधि चुनते हो, और ये प्रतिनिधि आपको प्रशासन भी करती है, जुर्म भी करती है, आपको अच्छी जीवन शैली भी देती है। ये उसके ऊपर डिपेंड रहती है वो जो करती है। लेकिन आपको दोस्तों इसमें समझ आना चाहिए कि लोकतंत्र होता है लोगों का शासन, जिसमें जो लोग, जनता होती है, अपने कोई प्रतिनिधि को चुनती है और ये प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। आई होप दोस्तों आपको लोकतंत्र की अच्छी सी डिफाइन समझ आ गई होगी। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा प्रतिनिधि परोक्ष लोकतंत्र क्या है। अभी आपको मैंने पढ़ा है कि लोकतंत्र क्या है, अब उसका अगला टॉपिक आता है प्रतिनिधि परोक्ष लोकतंत्र क्या है। तो आइए जानते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र वो व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और ये प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं, उसे भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। आपको जो मैंने एग्जांपल दिया वो एग्जांपल डायरेक्टली यही यूज होता है। कैसे? क्योंकि जो प्रतिनिधि परोक्ष लोकतंत्र है वो यही होता है।
जैसे जो लोकतंत्र में आपका इसमें आज जो लोकतंत्र होता है उसमें आपकी वो आ जाती है कि आप लोग होते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि परोक्ष लोकतंत्र होता है उसमें आप लोग नहीं आते, उसमें कहते हैं कि आप लोग बस चुनते हो और जो चुनते हो कोई देश का शासन चलाते हैं। जैसे आपने मोदी को चुना तो मोदी अब देश का शासन चला रहा है। तो ये होता है दोस्तों, जैसे प्रतिनिधि लोकतंत्र वो व्यवस्था है जिसमें जनता, जिसमें आप लोग अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हो, अच्छी तरह से चुन लेते हो, ये हमारा देश का शासन चलाएगा, ये हमको अच्छी जीवन शैली देगा, हाँ भैया यही हमको अच्छी जीवन शैली देगा, और ये प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। जैसे दोस्तों आपने मोदी को चुना तो आज मोदी देश को चला रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये जैसे भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि आप भारत के ही हो तो आप भारत में के लोगों को चुनते हो जो कि देश का शासन चला सके। तो एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैंने लिख दिया कि आपके प्लस पॉइंट नंबर भी आ जाए, आप एग्जाम्पल देके लिखोगे तो अपने पेपर में तो आपको प्लस पॉइंट नंबर भी आ जाएंगे। ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पर भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है तो एग्जामिनर सोचेगा हाँ बंदे में दिमाग है। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा प्रत्यक्ष व परोक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है। यह मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले आपको बता दूं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक बिना किसी चयनित अथवा मनोनीत पद अधिकारी की मध्यस्थम के सार्वजनिक निर्णय में भाग ले सकते हैं। मतलब इसमें होता है, इसमें कोई किसी को दबाव नहीं होता, इसमें कोई किसी का वो अधिकार नहीं छीनता, एकदम लोग इसमें स्वतंत्र रहते हैं। इनमें लोगों के ऊपर ना कोई शासन चलाया जाता है, ना कोई संविधान दिया जाता है, ना कोई वो दिया जाए जो, लेकिन ये सिस्टम भारत में नहीं है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में नहीं है क्योंकि भारत के लोगों के ऊपर मौलिक अधिकार है, उनके उनके ऊपर उनका कानून है कि आप अगर आपके साथ होता है तो आप इस कानून के तहत इस विधान में ये संशोधन के तहत आप अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, यहाँ पर कोई आपको एकदम खुला छोड़ दिया जाएगा, आप जैसे जानवर हो, आपको खुला छूट जाएगा, जो करना वो करो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ जनसंख्या सीमित होती है। अब भारत में जनसंख्या की संख्या आपको पता है सीमित नहीं है, बढ़ती भी है, घटती भी है, बढ़ती भी है, घटती भी है और बढ़ बढ़ती भी है। लेकिन वो यहाँ पर होता है जहाँ लोगों की वो सीमित होती है। जैसे अब दुबई मान लीजिए, दुबई एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ पर हर आदमी, वहाँ पर जनसंख्या सीमित है। जहाँ जो छोटे छोटे देश है ना दोस्तों, जहाँ पर छोटे छोटे देश थे वहाँ की जनसंख्या जैसे कम है, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे जो पाकिस्तान है वहाँ की जनसंख्या छोटी है, वहाँ पर कभी लोकतंत्र आ जाता है, कभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र आता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कब आता है, जब वहाँ पर प्रधानमंत्री का पद हट जाता है और सैनिक शासन आ जाता है। तो सैनिक क्या कहता है, आप खुले रहो, आप जो करना है वो करो, जिसका मर्डर करना है वो करो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब ये क्या हो जाता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ आ गया होगा। अगला दोस्तों होता है परोक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। अगर आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन आ जाए परोक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जैसे मैंने इसमें पिछले वाले दिखाया था कि परोक्ष लोकतंत्र क्या है, तो परोक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोस्तों बात एक ही, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भाइयों बहनों कि परोक्ष क्या होता है। परोक्ष और अप्रत्यक्ष एक ही वर्ड है, इनका नाम बस अलग है। तो आइए जानते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, मतलब परोक्ष लोकतंत्र क्या है। हाँ, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपनी प्रतिनिधि को चुनती है, ये भारत में यूज होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपनी प्रतिनिधि को चुनती है और ये प्रतिनिधि ही सार्वजनिक निर्णय लेते हैं। कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। आप एकदम अगर आप में दिमाग हो तो आप ध्यान से सोचो कि ये पूरा एकदम भारत के ऊपर हो रहा है। भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, भारत में लोग अपने वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जब प्रधानमंत्री को चुनते हैं, हाँ चुनते हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं कि ये अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है ये भारत में हो जाता है। मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आप अगर आप क्या है तो आप यही डिफाइन लिख देना कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता होती है। मतलब जो आप पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कोई प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे आपने मोदी को चुना तो क्या अपने एक प्रतिनिधि को चुना, अब मोदी क्या कर रहा है, आपको चुनने का काम था, आपने चुनने की देश का अच्छा चलेगा। अब वो देश का अच्छा शासन चला रहे हैं या नहीं चला रहे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते उनके बारे में। तो मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र माना जाए तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ अपनाया जाता है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। जैसे भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पर ये नहीं जाना जाएगा कि छोटा सा देश है सब लोगों की एक ही रहेगी, यहाँ बड़ा देश है, मतलब दो अपने विचार अलग अलग होंगे लोगों के विचार, कि नहीं सब मोदी को चुनेंगे, भाई कोई कांग्रेस को भी चुनना चाहता है, कोई ममता को भी चुनना चाहता है। मतलब सबका दिमाग वो ब्रेन में अलग अलग होते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे देश होते हैं उनमें जनसंख्या कम होती है, इसलिए वो जो सोचते भी हैं कि हम इनको चुने तो चुन नहीं पाते, क्योंकि वो देश छोटे होते हैं, उनपे जनसंख्या की जो सीमा होती है वो छोटी होती है। इसलिए लोग सोचते हैं कि एक ही को खड़ा कर देते हैं, भैया कौन सा ये अलग अलग पार्टी का सोचे तो एक ही को खड़ा कर देते हैं।
तो मतलब ये जाहिर तौर से मान सकता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ जनसंख्या कम होती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ जनसंख्या की ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अपना खुद का वतन। इसके बाद दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है। आपको समझ आ गया होगा दोस्तों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आते ही रहते हैं। हाँ, पंचायती राज क्या होता है दोस्तों? आपने सुना होगा कि पंचायत क्या होता है। पंचायत आपको पता होगा, पंचायत गांव में होता है। आपको इसको ये नहीं पता कि पंचायत गांव में आया किस लिए, किस कारण आया। क्या वहाँ पर राज्य सरकार अच्छा से काम नहीं कर सकती थी? क्या वहाँ केंद्र सरकार अच्छे से काम नहीं कर सकती थी? नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो दूर दूर होते थे। गांव में कौन किसकी सुनता है? गांव के जो मुखिया होते हैं वो गांव को ही सुलझाता है ना। जैसे आप दिल्ली में हो तो आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। मतलब दिल्ली एक शहर है। अब जैसे जो यूपी है, यूपी में जिला आ जाते हैं, जिला के बाद ये आ जाते हैं कि उसके आगे के जो रहते हैं, फिर जिला के बाद आगे भी नीचे आते हैं जिला परिषद, विधान परिषद, तो मतलब आगे आगे आपको पता ही कि आगे 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 रहते हैं। तो जो बड़े बड़े राज्य होते हैं ना वहाँ पंचायती राज होते हैं। अब दिल्ली छोटा सा है भैया, कौन सा गांव बसा है कि ये पंचायती करते हैं? तो यूपी है, यूपी में गांव है, आपको पता है कि यूपी में बहुत सारे गांव, वहाँ पंचायती राज कर दी। मध्य प्रदेश में गांव है, वहाँ पंचायती राज कर दी। बम्बई जान लो, बम्बई शहर है, वहाँ भैया कौन पंचायती राज करे? वहाँ सब लोग अमीर ही होते गाँव शहर में माना जाए। तो आपको बता दूं पंचायती राज का शाब्दिक अर्थ होता है 5 व्यक्ति द्वारा शासन किया जाना। मतलब पंचायती राज का शाब्दिक अर्थ होता है 5 व्यक्ति द्वारा शासन किया जाना। भारत लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण पंचायती राज को कहा जाता है। अगर दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि विकेंद्रीकरण क्या होता है, तो आप पंचायती राज की डिफाइन लिख देना। अगर पंचायती राज आ जाए तो आप पंचायत की डिफाइन या विकेंद्रीकरण की डिफाइन लिख देना, क्योंकि पंचायती राज और विकेंद्रीकरण नाम एक ही है, काम भी एक ही है। इसकी शुरुआत, जो पंचायती राज की शुरुआत थी, इसकी शुरुआत सन 1953 में हुई थी। 73 और 74 संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मतलब पंचायती राज का एक मेन मकसद माना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1953 में। इसके किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? 73 और 74 संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों आपको पंचायती राज अच्छे से समझ आ गया। अब दोस्तों अगला हमारा टॉपिक आता है सहभागी लोकतंत्र क्या होता है। सहभागी लोकतंत्र क्या होता है? सहभागी लोकतंत्र, सॉरी दोस्तों, सहभागी लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें किसी समूह व समुदाय के सभी लोग एक साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय लेते हैं। इसका मेन एग्जांपल आपके आज के अपने पास्ट के एग्जांपल पर देख लीजिए। जैसे आज कोरोना वायरस है, अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। आज कोरोना वायरस है, इसमें इस बीमारी पर कोई, जैसे मोदी है आज जो केंद्र में है, तो और जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो सब मिलकर सोच रहे हैं ना, वो सब मिलकर एक बैठक करके अपना निर्णय ले रहे हैं जिससे देश के लोग कोरोना से हटे। इसमें ये है कि नहीं को हम अलग हो रहे हैं, हम हमारा राज्य अलग है, तो भैया हम केंद्र की बात नहीं सुनेंगे, हम मोदी की बात नहीं सुनेंगे, हम दूर रहेंगे, हम अपना संभाल लेंगे। ये बात नहीं हो रही, ये बात नहीं हो रही है। सब राज्य एक साथ मिलके, केंद्र भी एक साथ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ मिलके इस डिजीज मतलब इस कोरोना कोविड-19 को हरा के देश को हराना चाहती है। आई होप ये हार जाए। तो यही होता है एक सहभागी लोकतंत्र। जब लोकतंत्र में किसी समूह व समुदाय के लोग, मतलब जैसे केंद्र और राज्य सरकार के लोग, सभी लोग एक साथ मिलके कोई काम या कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? सहभागी लोकतंत्र। अभी लॉकडाउन था, ये मोदी ने निर्णय नहीं लिया, राज्य सरकारों ने निर्णय लिया। कई बड़े अधिकारियों ने निर्णय कि हाँ भाई लॉकडाउन जरूरी है, जिसके कारण कोरोना वायरस आ रहेगा। तो क्या हुआ? लॉकडाउन हुआ। मतलब इसमें किसने भाग लिया? इसमें सब ने भाग लिया। कि मोदी ने भाग नहीं लिया, अब तो मोदी ने वो लॉकडाउन कर दिया। इसमें सारे राज्यों ने भाग लिया, तभी ये लॉकडाउन हुआ है। तो आपको समझ आ गया कि सहभागी लोकतंत्र होता क्या है। आई होप दोस्तों कि आपको इस सहभागी लोकतंत्र अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है दोस्तों दबाव समूह किसे कहते हैं। दबाव समूह किसे कहते हैं? आप दबाव मतलब क्या सोच रहे होंगे कि कोई लोगों द्वारा किसी बड़े अधिकारी को दबा देना, या किसी लोग को दबा देना, या किसी गाड़ी को दबा देना। आप ये समझ रहे हो कि मतलब किसी को नीचा दिखाना, यही आपका मन में आ रहा होगा कि दबाव समूह। लेकिन दोस्तों ऐसा ही है कुछ।
दबाव समूह वह शक्तिशाली समूह होता है जो सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए किसी न किसी प्रकार का दबाव डालती है। मेन एग्जांपल आप तौर पर दे सकते हैं शाहीन बाग। मेन एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, शाहीन बाग जैसे वहाँ पर एनआरसी है। एनआरसी भले ही ये अच्छा कानून है, लेकिन कुछ लोगों को क्या पता, वो कुछ होते हैं ना, जैसे आपको पता ही है, मतलब कुछ लोगों का जैसे सी एनआरसी कुछ लोग मानते हैं गलत कानून है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दंगे करे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या मतलब कहा कि भारत देश टुकड़े, बहुत से नारे लगाए जिससे क्या सरकार एकदम टूट जाए, जिससे क्या सरकार एकदम गिर जाए, जिससे क्या लोगों को लगे कि सरकार गलत है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ कि दंगे कराने लगे। जैसे आपको पता है दिल्ली में इतने सारे दंगे हुए, इतने लोग मारे गए, तो मतलब क्या ये सरकार को अपना दबा रहे हैं, तो एक मतलब दबाव डाल रहे हैं कि इसको वापस ले लो, इसको वापस ले लो। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक दबाव समूह पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण सरकार अपने जो उठाए गए कदम है उसको नीचा कर उसको उसको वापस ले ले और हमारी बात मान ले। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं दबाव समूह। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक आता है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल वह संगठन होता है जिसमें लोग ये जिसमें लोग सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य एकजुट हो जाते हैं। राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में काफ़ी महत्व होता है। राजनीतिक दलों के माध्यम से विभिन्न समूह के हितों का प्रतिनिधि होता है और राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी की नहीं जाती। मेन एग्जांपल दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, आपके अगर पॉलिटिशियन, आपने पॉलिटिक्स पढ़ी होगी 12th की, तो आपको समझ आ गया होगा कि राजनीतिक दल जो हमारे जैसे आज बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी इनकी अलग अलग पार्टियां हैं, जितने भी इनके अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, ये होना लोकतंत्र में ज़रूरी है। अगर आज बीजेपी खड़ी रह जाए तो लोकतंत्र का इतना पालन नहीं होगा। अगर सारी पार्टी हट जाए, मोदी का शासन चले कि हाँ भैया मोदी सब कुछ है, कोई राज्य सरकार में कोई सीएम नहीं होगा, वहाँ पर मोदी का कानून चलेगा, तो क्या लोकतंत्र भारत में हट जाएगा? तो भारत में क्या शासन हो जाएगा? भारत में प्रधानमंत्री शासन हो जाएगा। तो यही होते हैं कि अगर राजनीतिक दल, अगर लोग अपनी अपनी अलग अलग पार्टी नहीं बनाएंगे, तभी देखते हैं कि कोई टॉर्च की पार्टी बना दे रहा है, कोई बैट की पार्टी बना दे रहा है, मतलब लोगों को मन में आ रही है कि हम ये वाली पार्टी बना रहे हैं, हम ये वाली पार्टी बना रहे हैं। तो मतलब ये होता है कि राजनीतिक दल, मतलब अगर लोकतंत्र है भारत में, तो वहाँ पर भारत में पार्टी भी बड़ी सारी होनी चाहिए वहाँ पर लोकतंत्र में, क्योंकि ये यही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि राजनीतिक दल। तो मतलब राजनीतिक दल वो संगठन है जिसमें लोग सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से एकजुट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मोदी को हराने के लिए लोग कितने गठबंधन कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा गठबंधन, महागठबंधन नाम दिया गया, आपने देखी हुई फोटो है, सुना भी होगा। सब इसमें जितने भी पार्टी के लोग थे, कहाँ कहाँ से जितने भी आ गए थे मोदी को हराने के लिए, एक सत्ता के लिए, नहीं कि देश की रक्षा करने के लिए, देश को लोगों के लिए, एक सत्ता के लिए आए थे कि हम सत्ता, मतलब सीट के भूखे थे वो, हमारे देश के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने नहीं, सीट के भूखे थे। तो क्या एक बड़ा सा पार्टी बना लिया, लेकिन आज वो पार्टी कहाँ है? आज वो पार्टी कहीं नहीं है, सब अपने घर पे बैठ के कोरोना से लड़ रहे हैं। तो मतलब ये काम होता है कि आपको मैं अच्छे तौर पर समझाऊँ तो दोस्तों ये होता है कि मतलब जो राजनीतिक दल जो इतने सारे जो गठबंधन बनाती है, किसने बनाती है? एक सत्ता प्राप्ति के लिए बनाती है, जिसके कारण हम प्रधानमंत्री बने। तो ये क्या काम करते हैं? ये लोकतंत्र में होना जरूरी होता है। अगर लोकतंत्र है भारत में, तो वहाँ पर पार्टियां भी बड़ी सारी होगी। अगर भारत में लोकतंत्र है तो वहाँ पर अलग अलग विचारधारा के लोग हो गए, जैसे वामपंथी, ये सब अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना बहुत जरूरी होता है, जिसके कारण लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है और लोकतंत्र कायम बना रहता है। दोस्तों अगला टॉपिक है संविधान में 73वें संविधान संशोधन की क्या उपयोगिता है। जैसे दोस्तों आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये 73 आपको दिख रहा होगा। 73 आप समझ गए होंगे। अगर कहीं दोस्तों 74 और 73 आ जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि इन संविधान संशोधन द्वारा, जो ये संविधान संशोधन हुए हैं, इनके द्वारा इनकी क्या उपयोगिता है, तो आप वहीं समझ जाइए कि इनकी पंचायती राज के बारे में पूछा जाए, क्योंकि पंचायती राज 73 और 74 संविधान संशोधन द्वारा आई थी। मैंने बता रखा है, अभी बताया मैंने जस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान में 73 संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की गई थी, जैसा आपको पता ही है, और इसी के तहत भारत को विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया था। मतलब पंचायती राज और
विकेंद्रीकरण बात एक ही है, नाम अलग अलग कर दिया लेकिन लिखना आपको वही है। अगर विकेंद्रीकरण आ जाए दोस्तों ये बात कह देना कि विकेंद्रीकरण सर ने पढ़ाया नहीं, दोस्तों विकेंद्रीकरण पंचायती राज को ही कहते हैं। संपत्ति व्यवसाय पशुवाहन संपत्ति व्यवसाय पशुवाहन आदि पर लगाए गए भू राजस्व पंचायत के आके मुख्य स्रोत होते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा पंचायत की वित्तीय सहायता होती है। दोस्तों इसका मकसद मैं आपको बता दूं 2 मिनट। जो इसमें पूछा गया है कि ये जो पंचायत होती है इनकी ताकत क्या होती है, पंचायत होती है इनकी ताकत क्या होती है, ये काम कैसे करती है पंचायत। तो मैं आपको बता दूं कि पंचायत की व्यवस्था इससे शुरू हुई थी। अब आपको बता दूं ये जो संपत्ति, ये जो व्यवसाय, ये जो पशु वाहन, ये जो आदि पर लगाए गए भू राजस्व, मतलब जो गाँव वो एक जो आप देखते हैं ना, जो जो पंचायत होती है टैक्स लगा देती है, तो आदि पर लगाए गए पंचायत द्वारा लगाए गए टैक्स ये पंचायत के मुख्य स्रोत होते हैं, मतलब इनकी यहीं से कमाई होती है। इसके अलावा राज्य व केंद्र सरकार द्वारा पंचायत को वित्तीय सहायता देना। इसके अलावा क्या काम करती है, जो वो केंद्र और जो राज्य सरकार होती है वो पंचायत को सहायता देती हैं, जिसके कारण जो पंचायत हो उससे सहायता मिल सके, जिसके कारण पंचायत को सहायता मिल सके और पंचायत अपना अच्छे से कार्य कर सके। तो मतलब इसमें रहता है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पंचायत को सहायता मिलती है, जिसके कारण पंचायत की इनकम बढ़ोतरी होती है और संपत्ति और व्यवसाय पशु द्वारा पंचायत की इनकम में अच्छा सुधार आता है। अगला टॉपिक है दोस्तों, कानून व न्याय में क्या अंतर है। ये पूछा तो जाता नहीं है वैसे क्वेश्चन, लेकिन मैंने बना दिया है कि आपके लिए आ जाएगी क्या पता, क्योंकि छुट्टी भी दे रखी है ना। कानून व न्याय में क्या अंतर है। न्याय कानून दोनों एक दूसरे के अलग विचार है। न्याय दोस्तों अलग है और कानून भी अलग है, इन दोनों के अलग अलग अपने अपने विचार है। कानून की सार उसकी शक्ति है, कानून की सार क्या है, उसकी शक्ति है। कानून के माध्यम से ही राज्य समाज की व्यवस्था को बनाए रखता है। मैं आपको समझाता हूँ, मतलब अगर तो आपसे पूछे कि कानून और न्याय में क्या अंतर है, दोस्तों आप दसते कानून वो होता है जो कि किसी केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा एक संविधान संशोधन द्वारा या कुछ नया, कुछ देश के हित के लिए जो एक कानून की, जैसे 370 एक कानून है कि न्याय नहीं मिला कि जम्मू कश्मीर को न्याय मिल गया है। हाँ न्याय तो मिला है लेकिन ये कानून नहीं है ना। 370 3 तलाक क्या है, ये कानून है, न्याय नहीं है। कानून मिला और न्याय उनके बाद हुआ, मतलब जो जैसे पहला कोई एग्जाम अच्छे से समझा, ऐसे 370 है, ये मोदी ने कानून बनाया, बन गया कानून, जम्मू कश्मीर में लगा दी, लग गई। न्याय किसको मिला, लोगों को मिला। तो आप मतलब देख सकते हैं कि कानून बनाए फिर न्याय मिला, कि नहीं पहले न्याय मिल गया लोगों को फिर कानून बना, मतलब पहले कानून बनाती है सरकार फिर न्याय मिलता है। तो इनमें देख सकते इन दोनों में संबंध हैं लेकिन अलग अलग संबंध हैं। उनको न्याय मतलब लोग स्वतंत्र हो गए, कानून बनाया फिर, तो मतलब आप सोच सकते हैं, अगर आप ध्यान सोचें तो कानून व न्याय में संबंध हैं लेकिन थोड़े अलग हैं, जिसके कारण उनकी विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिल पाती है। अब न्याय का सार निष्पक्षता से है। न्याय के माध्यम से राज्य में समाज समानता व नैतिकता को बढ़ावा देता है। अगला दोस्तों कुछ टॉपिक 73 व 74 संविधान संशोधन ने किस प्रकार ग्रामीण लोगों के आवाज़ उठाने को कार्य किया है। अब जो ग्रामीण लोग, मतलब जो पंचायत के लोग, जो गांव के लोग थे, उनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं था, उन्हें दबा दिया जाता था। लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था आई 73 और 74 संविधान संशोधन द्वारा उनकी बात सुनी गई। तो मतलब क्या क्या कार्य से देखते हैं। 73 और 74 संविधान संशोधन के द्वारा भारत में ग्रामीण स्थानीय को संवैधानिक दर्जा दिया। जो ग्रामीण स्थानीय उन्हें दर्जा दिया कि तुम भी भारत के निवासी हो, तुम भी अगर कोई कानून अपना कहना चाहते हो, तुम भी अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो तुम भी सुप्रीम कोर्ट में आके या कोई हाई कोर्ट में आके या पंचायत में अपना सुलझा सकते हो। उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया, उनको मौलिक अधिकार दिए गए। इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की गई, जिसके तहत ग्राम पंचायत होगा, फिर ब्लॉक समिति होगा, फिर जिला परिषद होगा। अगर तुम्हारा ग्राम पंचायत बात नहीं सुन रहा तुम ब्लॉक समिति के पास जाओ, अगर ब्लॉक समिति नहीं सुन रहा जिला परिषद के पास जाओ। ये व्यवस्था की गई। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक में ग्रामीण महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने की महिलाओं की एक तय सीटें आरक्षित की थी। मतलब इनमें क्या हुआ कि महिलाओं को छूट दी गई, महिलाओं के लिए एक तय सीटें आरक्षित कर दी गई। अगर महिला कहीं भी टिकट या कहीं भी उनकी सरकारी नौकरी मिलती है तो उनको एक तय सीटें आरक्षित कर दी जाती है।
आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक में ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए एक तय सीटें आरक्षित की गई थी। इसमें 17% सीटें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए गई थी। और एक आपने इसमें देख सकते हैं कि एक तय सीटें किसके लिए आरक्षित की थी, गाँव की महिलाओं के लिए 17%। आपको दिखाता हूँ 17% सीटें किसके लिए की, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए, जो एकदम जंगलों में रहते हैं उनके लिए आरक्षित की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसी के माध्यम से कि इसी के माध्यम से ग्रामीण लोगों के लिए उनके पंचायत बना के, जिसके कारण उनका भी विस्तार हो सके, उनका भी ग्रामीण लोगों का विकास हो सके। अगला टॉपिक है दोस्तों, पंचायत की शक्तियों तथा उनके उत्तराधिकारियों का विस्तार से वर्णन करें। तो 73 संविधान संशोधन द्वारा 74 संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज की व्यवस्था गठन हुआ। इन संशोधन के द्वारा पंचायत को विशिष्ट शक्तियाँ दी गई। क्या क्या शक्ति दी गई? पंचायत की शक्तियाँ क्या है दोस्तों? पंचायत गांव के लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए योजना बनाती है। जैसे आपके लिए राज्य सरकार, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। आपकी जीवन शैली को अच्छा करने के लिए आपको पानी का बिल फ्री देती है, आपको पैसा ना खर्च हो इसलिए आपको बस का टिकट भी फ्री देती है। तो मतलब ये क्या कर रही है? एक अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, आपके जो मन में है तो सोचना। तो मतलब एक क्या काम करती है पंचायत भी यही काम करते हैं कि गांव के लोगों को, जो गांव के लोग हैं उनकी जीवन शैली अच्छी हो जाए, उनका खान पान अच्छा हो जाए, उनके आर्थिक स्तर अच्छी हो जाए शहरों लोगों की तरह। तो उन्हें क्या अच्छी अच्छी योजना देती है, अच्छे अच्छे नए नए कार्यक्रम बनाती है। पंचायत ग्रामीण स्तर पर जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। पंचायत ये भी काम कर सकती है, अगर आपका बोर्न, जैसे अगर आप इलाहाबाद के रहने वाले हो तो आपको क्या एक प्रमाण पत्र मिल जाए कि आप इलाहाबाद के हो, आपका डेट ऑफ बर्थ इलाहाबाद का हो जाएगा। अगर आप मर जाते हो, जैसे इलाहाबाद दिल्ली में आके मर जाते हो, तो क्या काम करेगी पंचायती प्रमाण पत्र आपका मृत्यु पत्र जारी कर सकती है। और पंचायत समाज की प्राथमिकता शिक्षा को, और पंचायत ये भी काम करती है शिक्षा को सबसे आगे कर सकती है और काम को सबसे नीचे, मतलब शिक्षा ही सब देनी चाहिए लोगों को ज़्यादा। पंचायत कई प्रकार के जुर्माने लगाती है, जैसे मतलब टैक्स लगा देती है। पंचायत शमशानों और कब्रिस्तानों का भी रख रखाव करती है। जैसे आपको पता है जो पंचायत होती है, गांव में शमशान और कब्रिस्तान तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं, तो मतलब इन सब चीज़ों का कौन रख रखाव करता है? इन सब चीज़ों का पंचायत ही रख रखाव करती है। पंचायत गांव के सड़कों और नालियों को बनवाने का प्रबंध करती है। अब दोस्तों अब आता है हमारा वन पंचायत। आपको मैंने ये पंचायत बताया था, अब आता है वन पंचायत क्या होता है। वन पंचायत का निर्माण उत्तराखंड की महिलाओं ने किया था। अगर दोस्तों आपने पॉलिटिकल पढ़ रखी है क्लास 12 की, तो आपको पता होगा वन पंचायत का निर्माण कैसे हुआ। तो वन पंचायत का निर्माण उत्तराखंड की महिलाओं ने किया था। वन पंचायत जंगलों की अवैध कटाई पर रोक लगाती है। अब वन पंचायत किस लिए बनाई जाएगी दोस्तों? ये कि नहीं वहाँ पर पार्टी रहे, किस लिए बनाई जाएगी? पेड़ों कटाई ना हो, पेड़ को एकदम पौधे उगाए, तभी तो उसका नाम रख दिया वन पंचायत। लोग वो वहाँ के जानवरों को मारा ना जाए, तो इसलिए क्या बना दी वन पंचायत। मतलब वन पंचायत जंगलों की अवैध कटाई पर रोक लगा देती है, वन पशुओं को चारों की व्यवस्था करती है, मतलब उनके खाने पीने की व्यवस्था करती है। पंचायत समय समय पर कई पौधशालाएं बनाकर छोटे छोटे पौधों का पालन पोषण करती है, मतलब पूरी तरह से जंगलों का रख रखाव करती है। मेन एग्जाम्पल तौर पर समझे। अब आता है भारतीय संविधान। दोस्तों एक ध्यान से क्वेश्चन सुनना, मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। ये वाला भारतीय संविधान के विभिन्न केंद्रीय मूल के अपनाए गए उनका वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में विभिन्न केंद्रीय मूल अपनाए गए उनका वर्णन कीजिए। तो दोस्तों भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें देश के कानून बनाए गए हैं, वो नियमों का वर्णन होता है। मतलब भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें देश के कानून व नियमों का वर्णन होता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मूल निम्नलिखित है। मतलब भारतीय संविधान में लोगों के कानून और उनके अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। सबसे पहले दोस्तों आता है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारतीय संविधान ने भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश घोषित किया है। इसके अनुसार भारत की नीतियां भारत के जनता द्वारा चुनी जाएगी। मतलब भारत ने, अगर आपको कोई अच्छा विचार लगता है कि हमारे देश में ये वाली अच्छी सिस्टम होनी चाहिए, मतलब हमारे देश में ये वाला कानून होना चाहिए, तो आप सरकार को कह सकते हो कि नहीं, सरकार आपके ऊपर दबदबा डालेगी। आप सरकार को कह सकते हो कि हाँ नहीं, हमारे देश का ऐसा कानून होना चाहिए कि ताकि हमारा देश आगे उज्जवल हो सके। तो मतलब इसमें क्या है, इसमें जनता भी अपनी प्रतिनिधि को चुन सकती है, जनता भी अपने नए नए कानून बना सकती है सरकार की परमिशन के द्वारा। तो मतलब इसमें जनता के द्वारा नई नई नीतियाँ बनाई जाती है। आप अपने कोई
आपका कोई विचार है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। दोस्तों अगला टॉपिक आता है हमारा पंथ निरपेक्ष। आपने धर्मनिरपेक्ष नाम सुना होगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष क्या है? अब आता है हमारा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष एक ही है। पंथ निरपेक्ष भारत संवैधानिक ने भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया। मतलब पंथ निरपेक्ष क्या है? तो भारतीय संविधान ने भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया है। इसके अनुसार भारत का कोई अनौपचारिक धर्म नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान का अनौपचारिक धर्म क्या है? वहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं, ठीक है। सऊदी अरब का वहाँ पर क्या लोग, वहाँ पर अरबन पीपल, मतलब वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं। और विदेशों का क्या है? वहाँ पर ज़्यादातर विदेशी लोग रहते हैं। तो उनका अपना अपना बन गया है ना धर्मनिरपेक्ष, मतलब वहाँ पर अपना उन्होंने धर्मनिरपेक्ष कर लिया है। तो ये पंथ निरपेक्ष भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अपना खुद का एक धर्म नहीं है। वहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी अलग संस्कृति है, जिनकी अपनी अलग जीवन शैली है, जो कि भारत में आकर रहते हैं। तो मतलब इसमें ये बता रखा है दोस्तों कि भारत का कोई अपना एक अलग समुदाय नहीं है। भारत में सभी प्रकार के लोग रहते हैं और अपनी जीवन शैली को व्यतीत करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिकों के विकास के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। ये आपको सबको पता होगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसके कारण लोगों का अच्छा जीवन शैली होता है, मतलब उनके अधिकार दिए गए हैं। भारत को तुम्हारे पास भी कुछ राइट है, ह्यूमन राइट है। अगला है कि समाजवादी। भारतीय संविधान ने भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया, जिसके अनुसार सरकार देश के निर्धन व्यक्तियों के लिए नीति बनाएगी। जो अमीर व्यक्ति है ना, जो मतलब सॉरी दोस्तों, जो गरीब लोग हैं, अमीर बोल दिया सॉरी, जो गरीब लोग हैं उनके लिए सरकार नीति बनाएगी कि उनका आगे का विचार क्या हो, कि उनके लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या काम करा जाए, उनके कैसा करा जाए कि वो अमीर बन जाए, उनकी जीवन शैली अच्छी हो जाए। तो मतलब सरकार उनके लिए काम करेगी। अगला हमारा टॉपिक है गणराज्य। भारतीय संविधान ने भारत को गणराज्य घोषित किया है, जिसके अनुसार देश को सर्वोच्च अधिकारी जनता का निर्वाचित किया जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि दोस्तों गणराज्य होता है कि जो भारतीय संविधान के ने भारत को एक गणराज्य घोषित किया, मतलब भारत भी एक गणराज्य है, गणराज्य घोषित, जिसके अनुसार देश का सर्वोच्च अधिकारी जनता ही होगी। लेकिन नहीं, देश का सर्वोच्च अधिकारी मोदी है, देश का सर्वोच्च अधिकारी क्या है? वो जनता है। तो मतलब इस प्रकार से दोस्तों एक गणराज्य घोषित किया है भारतीय संविधान ने। अगर दोस्तों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और भारतीय लोकतंत्र की कहानी पार्ट 3 भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास में सोशलॉजी का है, तो आप हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ बन जाइए, क्योंकि जब भी हमने कोई फ्यूचर वीडियो अपलोड करेंगे कि पढ़ाई नॉलेज से रिलेटेड, तो आपके पास अवश्य आ जाएगी। दोस्तों अगर आपके दोस्तों इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए जो कि पेपर में आएंगे, तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप लिख सकते हैं और यस करके आप मैसेज लिखिए, हम आपको नोट्स वहाँ से प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से दोस्तों हम ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएंगे, इस वजह से आप ऑनलाइन के जरिए पढ़ सकते हैं और हम वीडियो भी ला रहे हैं, जिसके द्वारा आपका अच्छे से मतलब पढ़ाई हो सके। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और उस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।